नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी ओशन में। जैसा कि आपको ज्ञात है, इस चैनल के माध्यम से हम एनटीए, यूजीसी, नेट, जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं और जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इस समय वो आपका एक कविता है जो कि नागार्जुन जी की है और कविता का नाम है बादल को घिरते देखा है। ये आपके एनटीए, यूजीसी, नेट, जेआरएफ के सिलेबस में लगी हुई कविता है। बाकी अन्य कविताओं की भी हम लोग यूनिट 5 में जितनी भी कविताएं हैं, चाहे वो आपके नागार्जुन जी की हों, चाहे वो आपकी धूमिल की कविताएं हों या फिर आपके जितने भी हैं निराला की कविताएं हों, अज्ञेय की हों, सभी कविताएं हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे ताकि बहुत ही गहनता के साथ आप लोग अध्ययन कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। बादल को घिरते देखा है कविता का नाम है और इस कविता को जो संकलन है वो युगधारा में हुआ था और युगधारा कब निकली थी? 1953 में। ठीक है, तो नागार्जुन ने हिमालय की चोटी की जब यात्रा की थी तो इस यात्रा में जो उनको अनुभूति मिली, जो उन्होंने देखा वहाँ पे, उसका ही परिणाम यह कविता है। कवि इस अपनी कविता में हिमालय का वर्णन कर रहे हैं और हिमालय की जो ऊंची चोटियां बर्फ से ढकी हुई रहती हैं, उन बर्फ से ढकी सफ़ेद चोटियों को कवि ने बादल से घिरते देखा है। वो स्वयं का एक तरीके से प्राकृतिक अनुभव बता रहे हैं अपना। ठीक है, तो उन्होंने उस पर छोटे छोटे जो ओस के कण हैं, जो बूंदें हैं, जो मोतियों के समान लग रही हैं और मोती मानसरोवर के इस सुनहरे रंग कमलों पर वो देखते हैं कि वो जो सुनहरे रंग के कमल हैं, जो खिले हुए कमल हैं, उन पर वो मोती जैसे ओस गिरे हुए हैं। आप देखते भी होंगे कि सुबह सुबह जो घास होती है या फिर पत्ते होते हैं या फिर जो भी आपको चीज़ें दिखती हैं तो उसमें ओस छोटी छोटी गिरी रहती हैं। तो कोई फूल भी अगर आप लेकर आएंगे तो उसमें अगर ओस देखेंगे तो वो कितना मनमोहक दृश्य लगता है। तो उन्हीं को उन्होंने अपने स्वयं के अनुभव से, अपनी स्वयं की अनुभूति को इस कविता के माध्यम से प्रकट किया है। वह गिरते और भी अच्छे लगते हैं। कवि ने हिमालय के सौंदर्य को देखा है जो अत्यंत मनमोहक लग रहा है। ठीक है, तो जो नागार्जुन जी हैं उनकी कविता में प्रकृति और मनुष्य का सहचरत्व है, मतलब दोनों को सहचर की भावना से वो देखते हैं। उनकी कविता में बादल का घिरना भाव के उभरने का प्रतीक है, मतलब एक भाव उभरता है। भाव वही उभरते हैं जहाँ व्यक्तित्व अमल और धवल होते हैं। मतलब अमल मतलब क्या होता है? अमल मतलब होता है निर्मल और धवल मतलब होता है सफ़ेद। भाव मोती जैसे तरल होते हैं, उससे जल की शीतलता होती है और मानसरोवर हृदय का प्रतीक है। हृदय में भाव प्रकट होते हैं और आंखों के माध्यम से अभिव्यक्त होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बादल को गिरते हैं देखा जो कविता है उसके जो शब्द हैं उनको पढ़ते हैं और उनकी व्याख्या के साथ में आगे बढ़ते हैं। अमल धवल के गिर शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को गिरते देखा है। तो अमल का मतलब आप जान लीजिए, अमल का मतलब होता है निर्मल, धवल का मतलब होता है सफ़ेद और गिरी का मतलब तो सभी को पता होगा, इसका मतलब होता है पहाड़। ठीक है, शिखर मतलब चोटी। तो यहाँ बता रहे हैं कि जो निर्मल सफ़ेद पहाड़ हैं उनकी चोटियों पे मैंने बादलों को घिरते देखा है। किसने देखा है? नागार्जुन जी ने। छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को, जो उसके छोटे छोटे मोती जैसे जो शीतल तुहिन कण मतलब क्या होता है? तुहिन मतलब होता है आपका ओस की बूंद, तुहिन कण मतलब ओस की बूंद। स्वर्णिम मतलब सोने जैसे जो स्वर्णिम कमल को बताया है कि स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा। जो स्वर्णिम जो गोल्डन कलर के जो कमल हैं उन पर वो ओस की बूंद गिर रही हैं, बादल को गिरते देखा है। तो ये कविता का अर्थ है। तो बेसिकली देखा जाए तो इस कविता में कवि ने हिमालय पर्वत की स्वच्छ और जो निर्मल बर्फ से ढकी सफ़ेद चोटियां हैं उनको, उनके जो घिरते हुए बादल हैं उनका वर्णन इसमें किया है। तो इसमें यही कवि कह रहा है कि मैंने देखा है कि हिमालय पर्वत की ऊंची चोटियों पर अनेक छोटी बड़ी, अब आगे बढ़ते हैं, पहले इसको पढ़ लेते हैं। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं। कवि बताता है तुंग हिमालय, तुंग मतलब क्या होता है? तुंग मतलब होता है ऊंचा। ठीक है, तो जो तुंग है, तुंग का मतलब होता है ऊंचा। ठीक है, तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आकर पावस की उमस ने आकुल तिक्त मधुर विष तंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तो यहाँ पे जो तुंग का अर्थ है वो है ऊंचा। ऊंचा हिमालय के कंधों पर, मतलब मानवीकरण कर दिया है।
छोटी बड़ी कई झीलें हैं। तो वो बता रहे हैं नागार्जुन जी कि तुंग हिमालय ऊंचे हिमालयों पर उसके कंधों पर, मतलब जो उसकी ऊंचाई के साथ में जो छोटी बड़ी कई झीलें निकल रही हैं, उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विष तंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तो यहाँ पे जो श्यामल है उसका मतलब होता है काला, और नील का मतलब होता है नीला, सलिल मतलब होता है जल, और जो पावस उमस है, जो पावस मतलब क्या होता है, पावस का मतलब होता है वर्षा, ठीक है, और तिक्त मतलब होता है कड़वा, और मधुर को तो पता ही है सबको, मीठा होता है। और जो आपका तंतु है, तंतु एक तरीके का देखा जाए तो कमल नाल के भीतर जो स्थित कोमल रेशे होते हैं, या उसको तंतु बोलते हैं, तो रेशों को बोला गया है तंतु। और हंस तो आपको पता ही है, जो सफ़ेद पंखों वाले सुंदर पक्षी होते हैं। तो यहाँ पे इन पंक्तियों में कवि ने हिमालय पर्वत में स्थित अनेक झीलों में जो तैरते हुए हंसों का वर्णन किया है। कवि कह रहे हैं यहाँ पे कि मैंने देखा है कि हिमालय पर्वत की ऊंची चोटियों पर अनेक छोटी बड़ी झीलें हैं। इन झीलों के स्वच्छ एवं निर्मल नीले जल में समतल देशों से आ रहने वाले जो पक्षी विचरण करते हैं। समतल देश मतलब जो हमारा जो एरिया है, जो यूपी का एरिया है, जो मतलब पहाड़ी, जो पठारी क्षेत्र नहीं है, हम लोगों को मैदानी एरिया में रहते हैं। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि जब गर्मियाँ होती हैं, गर्मियों के बाद में जब वर्षा हो जाती है, और वर्षा के बाद की जो गर्मी होती है, जो उमस होती है, तो वहाँ बता रहे हैं कि जो पक्षी वहाँ पे विचरण करते हैं, जब समतल देशों में वर्षा ऋतु की गर्मी पड़ती है तो उसमें उमस पैदा हो जाती है। इसी उमस से बचने के लिए ये पक्षी हिमालय की झीलों की ओर से चले जाते हैं, मतलब वो उन मैदानी एरियो को छोड़ करके पक्षी हिमालय की झीलों की ओर चले जाते हैं। और साथ ही इन पक्षियों के साथ स्थानीय हंस पक्षी भी झील में खिले कमलों की नाल में कड़वे और मीठे जो तंतु होते हैं, जो रेशे होते हैं जो कमल की नाल में, उनको वो खाते हैं। कवि एक बार फिर कहता है कि मैंने इन पक्षियों को, 7 हंसों को भी झीलों में तैरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। बहुत ही अच्छा प्राकृतिक वर्णन कर रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट जो पंक्तियाँ हैं वो मतलब इसमें जो हिमालय की झीलें हैं, तैरते हुए पक्षी, और उसका जो समतल देशों में जो वर्षा ऋतु में के बाद उसका उमस है, उसका स्वाभाविक चित्रण, मतलब बहुत ही आसान शब्दों में उन्होंने प्राकृतिक वर्णन किया है। नेक्स्ट है, ऋतु वसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बालारूढ़ की मृदु किरणें थीं अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो अलग बगल रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होगी, निशा काल से चिर अभिशापित बेबस उस चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन, फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे शैवालों को हरी दरी पर प्रणय कलय छिड़ते देखा है, बादल को गिरते देखा है। तो यहाँ पे जो कवि बता रहे हैं एक तरीके से जो चकवा चकई हैं, मतलब जो पक्षी हैं, उनके क्रंदन को उन्होंने बताया है, ठीक है। तो उनका क्रंदन मतलब उनका विलाप, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है कि जो चकवा चकई होते हैं, पक्षी होते हैं, वो दिन भर तो साथ में रहते हैं, लेकिन जैसे ही सूर्यास्त हो जाता है, रात हो जाती है, उसके बाद वो लोग अलग अलग हो जाते हैं। तो जब वो लोग विरह की पीड़ा को झेलते हैं, अलग हो जाते हैं, तो उसी अलग जब हो जाते हैं तो वो उनके मतलब मन में आह निकलती है, और उनमें बहुत करुण विलाप उनके अंदर आता है। तो उसी विलाप की यहाँ पर वो चर्चा कर रहे हैं। बेसिकली इन पंक्तियों में कवि ने मानसरोवर में विचरण करने वाले जो चकवा और चकई पक्षी की विरह वेदना है, उसका प्रेम का वर्णन यहाँ पे करना है। कवि कह रहे हैं कि हिमालय की जो ऊंची स्वर्णिम चोटियाँ हैं, अगल बगल जो स्वर्णाभ शिखर थे, ठीक है, उसमें बता रहे हैं कि हिमालय की जो ऊंची चोटियों के बीच मानसरोवर झील है, वो वसंत ऋतु में उदय होते हुए सूर्य की जो स्वर्णिम किरणें हैं, बर्फ की सफ़ेद चादर से ढकी चोटियों पर पड़ती हैं। फिर कहते हैं मंद मंद गति से हवा चल रही है, मंद मंद गति से अनिल बह रहा, मतलब हवा चल रही है। इस सुंदर एवं स्वच्छ वातावरण में चकवा और चकई जो सारी रात अलग रहते हैं, उन्हें एक दूसरे से रात भर अलग अलग रहने का जो सदा से अभिशाप है, वो तो आपको पता ही है, जैसे कि मैंने आपको बताया। परंतु सुबह होते ही उन बेबस और व्याकुल चकवा चकई की विरह चीखें बंद हो जाती हैं, और जैसे ही जब वो लोग आपस में फिर से मिल जाते हैं तो उनकी चीखें बंद हो जाती हैं।
तो कवि कह रहे हैं कि मैंने चकवा चकई को हिमालय स्थित मानसरोवर के किनारे शैवाल की हरी चादर पर, जो आप काई देखते होंगे तो वहीं पे उन्होंने उसको हरी चादर बोल दिया है, शैवाल की हरी चादर पर प्यार से भरी छेड़छाड़ करते देखा है। अर्थात रात भर विरह वेदना से उबर कर सुबह जब दोनों मिलते हैं तो वे एक दूसरे के साथ छेड़छाड़ और प्यार भरी क्रियाएं करने लगते हैं। तो यही प्रणय कलह छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। अब आगे बढ़ते हैं। फिर है नेक्स्ट पंक्तियाँ, दुर्गम बर्फानी घाटी में शत सहस्त्र फुट ऊंचाई पर अलख नाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित होकर तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चढ़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तो यहाँ दुर्गम का मतलब आपको पता ही होगा कि जहाँ जाना मुश्किल होता है वहाँ पे दुर्गम स्थान होते हैं। बर्फानी मतलब बर्फ़ वाली जो होती हैं। शत मतलब होता है 100 और सहस्त्र मतलब होता है 1000। और उन्मादक का अर्थ है यहाँ पे मदमस्त। परिमल मतलब सुगंध, परिमल जो है उसको सुगंध कहते हैं। और धावित मतलब होता है दौड़ कर, ठीक है। और जो कस्तूरी मृग है, मृग मतलब एक तरीके का हिरण होता है। मृग अपने पर चिढ़ते देखा है, बादल को गिरते देखा है। तो यहाँ पर देखा जाए तो कवि ने हिमालय पर्वत पर बादलों के घिरने और बरसने का वर्णन कर रहे हैं। तो कवि कह रहे हैं कि हिमालय पर्वत में स्थित सैकड़ों हजारों फुट की ऊंचाई पर गहरी और दुर्गम बर्फीली घाटी में अनेक प्रकार के फूल की सुगंध सी बिखरी हुई है। मतलब कह रहे हैं कवि कि यहाँ पे बहुत ही दुर्गम बर्फीली घाटियाँ हैं और उन पर जो फूल होते हैं, जो जंगली फूल होते हैं, उनकी सुगंध चारों ओर बिखरी हुई है, ठीक है। तो उसके बाद ही बताते हैं कि मृग मतलब एक हिरण है जिसके पास स्वयं कस्तूरी की सुगंध होती है। आपको पता होगा जो एक मृग होता है कस्तूरी मृग, उसकी नाभि से बहुत ही उन्मादक तरीके की खुशबू निकलती है, जिसमें बता रहे हैं कि जो कस्तूरी की जो सुगंध होती है वह इस नशीली सुगंध के पीछे दौड़ रहा है, मतलब धावित होकर, तथा ऐसा प्रतीत होता है जैसे बेचैन होकर इसी वातावरण में अपने ही ऊपर चिढ़ रहा हो। मतलब उसके पास से ही सुगंध निकल रही हो और वो उसी से परेशान है और चिढ़कर इधर उधर बेचैन होकर घूम रहा है, मतलब मदमस्त होकर घूम रहा है। यह सारा घटनाक्रम मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो वही कवि कह रहे हैं कि ये जितना भी घटनाक्रम है उसको अपने ऊपर चिढ़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। आगे बढ़ते हैं। अगली जो पंक्तियां हैं वो है आपकी माफ़ कीजिएगा। कहाँ गया धनपति कुबेर वह, कहाँ गई उसकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का। ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या मेघदूत का पता नहीं, पर कौन बताए वह छाया में बरस पड़ा होगा ना यहीं पर। जाने दो वह कवि कल्पित था, मैंने तो भीषण जाड़ों में नभ चुंबी कैलाश शीर्ष पर महामेघ को झंझा नील से गरज गरज भिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तो यहाँ पे एक तरीके से जो कवि हैं वो यहाँ पे कविता में बादल की जो भीषणता और भयावहता है उसका वर्णन यहाँ पे वो कर रहे हैं, ठीक है। कुबेर को तो पता ही है, इसका कुबेर का मतलब होता है धन के देवता। अलका मतलब कुबेर की जो नगरी है उसको अलका नगरी बोला गया है। कालिदास जो संस्कृत के महान कवि हैं सभी को पता है। व्योम मतलब होता है आकाश, नभ चुंबी मतलब आकाश को चूमती हुई, ठीक है। और जो शीर्ष का मतलब होता है शिखर, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए इसकी देखते हैं व्याख्या। कवि कह रहे हैं कि मैंने कालिदास के मेघदूत में पढ़ा था कि धन के देवता कुबेर की अलका नगरी हिमालय में स्थित है, परंतु बादलों के बीच में कुबेर और उसकी अलका नगरी कहीं खो गई है। कह रहे हैं कि घिरते बादलों ने कुबेर और उसकी नगरी को जैसे लुप्त कर दिया है। तो वहाँ पे बता रहे हैं कालिदास, मतलब उनका एक तरीके से रेफरेंस दे रहे, संदर्भ देते हुए कह रहे हैं कि कालिदास का जो मेघदूत ग्रंथ है उसको मैंने पढ़ा था। वो धन के देवता कुबेर की अलका नगरी हिमालय में स्थित है। तो उसमें जो बादलों के बीच जो कुबेर और उसकी अलका नगरी है वो कहीं खो गई है, अर्थात घिरते बादलों ने कुबेर और उसकी नगरी को लुप्त कर दिया है। मेघदूत में कालिदास अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे गंगा जल आकाश में चक्कर काट रहा है, परंतु कवि को बहुत ढूंढने पर भी न कुबेर मिला न उसकी अलका नगरी मिली। तो कहता है कि खैर जाने दो,
ठीक है, कौन बताए वह छाया में बरस पड़ा होगा, जाने दो वह कवि कल्पित था। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं जो ये सब घटनाएं थी वो सब कवि की अपनी गणना थी, अपनी उसकी कल्पना थी, है। तो बोलता है कि जो कवि है वो बहुत ढूंढने पर भी न कुबेर मिला न उसकी अलका नगरी मिली, और मेघदूत भी कहीं छुप गया है लगता है। तो इसका पता कौन कर सकता है, इसका जो पता है वो कौन बता सकता है। शायद कालिदास ने मेघ भी यहीं बरस गए होंगे। तो कवि कह रहा है कि शायद जो कालिदास के जो मेघ है वो यहीं बरस गए होंगे उसकी अलका नगरी में। चलो जाने दो, यह सब तो कवि कालिदास की कोरी कल्पना थी, परंतु सत्य तो यह है कि मैंने भीषण शीत ऋतु में आकाश को चूमते कैलाश पर्वत के शिखर पर महान बादलों को आपस में टकरा टकरा कर गरज गरज कर बरसते देखा है, बादल को घिरते देखा है, झंझानील देखा है। मतलब झंझावात जो आ जाता है, तूफान एक तरीके से, वो उसमें जो टकरा टकरा कर, झंझानील मतलब जो आपस में बादल जब टकराते हैं तो एक गर्जन पैदा होती है, तो उसी बादल को मैंने घिरते देखा है। नेक्स्ट है शत निर्झर निर्झणी कल मुखरित देवदारू कानन में, शूणित धवल भोज पत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर, रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे, इंद्रनील की माला डाले, शंख सरीखे सुगढ़ गलों में, कानों में कुवलय लटकाए, शतदल लाल कमल वेड़ी में रचित रजत रचित मणि खचित कलामय पान पात्र दाक्षरा सब पूरित रखे सामने, अपने अपने लोहित चंदन की त्रिपदी पर नरम निदाग बाल कस्तूरी मृग छालों पर पलथी मारे, मदिरा रुण आँखों वाले उन उन्मद किन्नर किन्नरियों के मृदुल मनोरम अंगुलियों को वंशी पर फिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तो ये आपकी अंतिम पंक्ति है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण शब्द आए हैं जैसे कि शत शत, शत शत मतलब 100, निर्झर मतलब झरना, ठीक है। और जो निर्झर का मतलब होता है, जो निर्झरी का मतलब होता है देवदार के वृक्ष। देवदारू का मतलब होता है देवदार के वृक्ष है। और शोणित मतलब होता है लाल, धवल मैंने पहले बताया था आपको, सफ़ेद मतलब होता है। और कुंतल, यहाँ पे कुंतल शब्द आया हुआ है, कुंतल का अर्थ होता है बालों की चोटी अर्थात जो वेड़ी होती है। इंद्रनील तो सभी को पता होगा, ये नीलम एक होता है, नीले रंग का एक कीमती पत्थर, उसको इंद्रनील बोला है। और कुवलय, कुवलय मतलब नील कमल को बोला है, ठीक है। और शतदल, शतदल मतलब होता है कमल। रजत रचित, रजत रचित होता है चांदी से बना हुआ, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। द्राक्षासव, द्राक्षासव मतलब होता है यहाँ पे शराब का पात्र, मदिरा का जो पात्र होता है, अंगूरों की एक तरीके से शराब होती है, उसको द्राक्षासव कहते हैं। द्राक्षा मतलब वैसे भी अंगूर होता है, ठीक है। फिर त्रिपदी, त्रिपदी मतलब होता है तिपाई जो होती है। नरम निदाग मतलब होता है दाग रहित, ठीक है। और बाल कस्तूरी, जो छोटे जो मृग होते हैं, बच्चे जो मृग होते हैं, उनकी मृग छालें जो उनकी खाल होती है उस पर पालथी मारे। मदिरारुण, मदिरारुण मतलब शराब पीने से जो लाल हुई आंखें हैं। और किन्नर किन्नरियों, यहाँ पे किन्नर किन्नरी जो देवलोक की एक जाति है, मतलब देवलोक की एक कला प्रिय जाति है, जिनको कला बहुत अच्छी लगती है, कि मृदुल मनोरम अंगुलियों को वंशी पर फिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तो यहाँ पे कवि जो है वो हिमालय पर्वत में जो देवदार के घने जंगलों के बीच रहने वाली किन्नर जाति के नर नारियों का वर्णन कर रहे हैं। किन्नर जाति देवलोक की एक क्या है, कला प्रिय जाति है, जिसको कला बहुत प्रिय है। तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि मैं देखता हूँ कि हिमालय पर्वत में देवदार के अनेक घने जंगल हैं, शत शत निर्झर निर्झरनिकल मुखरित देवदारू कानन में। तो पर्वत की जो चोटियों हैं उसमें से 100 छोटे बड़े झरने देवदार के इन्हीं जंगलों से कल कल करते हुए बहते हैं। इन्हीं जंगलों में से जो झरने हैं वो कल 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 की ध्वनि करते हुए बह रहे हैं। इन जंगलों के बीच कवि आगे बताते हैं कि इन जंगलों के बीच ही किन्नर जाति के लोग लाल और सफ़ेद भोजपत्रों से कुटिया बनाकर रहते हैं। किन्नर जाति की स्त्रियां अपने बालों में रंग बिरंगे सुगंधित फूलों को सजाए भी हुए हैं। उन्होंने अपने सुंदर एवं शंखों के समान सुगढ़ गलों, क्या कहते हैं, शंख सरीखी सुगढ़ गलों में, कानों में कुवलय लटकाए, मतलब इस शंखों के समान सुगढ़ गलों में नीलम पत्थर की मालाएं डाली हुई हैं। कालों में नील कमल लटका रखे हैं, जो नील कमल का फूल होता है वो उन्होंने कानों में ऐसा इयररिंग्स पहने हुए हैं, कानों में नील कमल लटका रखे हैं। उन्होंने लाल कमल अपनी चोटी, मतलब जो उनकी चोटी है, बालों की चोटी, वेड़ी में बांधे हुए हैं।
तथा दूसरी ओर किन्नर जाति के नर चांदी और मणियों द्वारा बने हुए सूरा पात्रों में अंगूरों की शराब के पात्र को लाल चंदन की तिपाई पर रखे हुए हैं। क्या कहते हैं? शतदल लाल कमल वेणी में रजत रचित मणि खचित कलामय पान पात्र द्राक्षा सपूरित रखे सामने अपने अपने लोहित चंदन की त्रिपदी पर। तो कह रहे हैं कि जो नर जाति के लोग हैं वो दूसरी ओर जो नर जाति के लोग हैं वो चांदी और मणियों द्वारा बने हुए सुरा पात्रों में अंगूरों की शराब के पात्र को लाल दाक्षा मतलब शराब की जो अंगूरों की शराब होती है उसको बोलते हैं, पात्र को लाल चंदन की जो तिपाई है उसमें रखे हुए हैं। वे बाल मस्तूरी की मृगों की मुलायम और गर्म खाल पर पालथी मार कर बैठे हैं। वो कह रहे हैं कि जो बाल कस्तूरी मृग होता है, छोटे बच्चों की, जैसे हम लोग की त्वचा उतनी मुलायम नहीं होगी जितनी बच्चों की त्वचा, वैसे ही जो कस्तूरी मृग है उसकी भी एक तरीके से हार्ड हो चुकी है, लेकिन हम लोग के लिए तो उसकी भी त्वचा अच्छी है। परंतु वो बता रहे हैं जो बाल कस्तूरी मृग है, जो अभी अभी बस पैदा हुए हैं, उनकी जो कस्तूरी की मृगों की जो मुलायम और गर्म खाल है उन पर पालथी मारकर बैठे हुए हैं। उनकी आंखों में शराब का नशा छाया हुआ है। कवि कहता है कि मैंने मदमस्त आंखों वाले इन किन्नर जाति के नर नारियों को अपनी कोमल और मनोहर उंगलियों से बांसुरी बजाते देखा है, बादल को घिरते देखा है। ये जो आपकी किन्नर किन्नरियों वाला जो तथ्य है ये 2018 के पेपर में पूछा जा चुका है। ये इसमें से आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, इसमें से आपको बताना था कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है नागार्जुन जी की बादल को घिरते देखा है के प्रकरण में। ठीक है, अगर आपने कविता का अध्ययन इस तरीके से विश्लेषित अध्ययन अगर किया होगा तो आपको प्रश्न को उत्तर देने में ज़रा भी किंचित मात्र भी समस्या नहीं आएगी। इसी वजह से कहते हैं अब एनटीए का स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, उसको आप हल्के में मत लीजिए और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा गहन अध्ययन करने की कोशिश कीजिए। समय पर्याप्त है और अभी से ही जुट जाइए अपनी तैयारी में। ठीक है, तो लास्ट में यही है कि इसमें किन्नर जातियों के सौंदर्य और मादकता का वर्णन किया है। और अगर पूछ लिया जाए किन्नर इसमें क्या है, 4 चीज़ें दे देंगे, पत्थर है, जाति है या मतलब कुछ भी दे देंगे तो आपको बताना होगा। किन्नर वैसे भी ऑब्वियस ही बात है, किन्नर जाति को ही कहते हैं। और इसमें तत्सम शब्द भी हैं और तद्भव तो बहुत आसान शब्द भी हैं और संस्कृत मिश्रित भी शब्द हैं। और ये शैली जो है वर्णात्मक एवं चित्रात्मक है। जैसे जैसे हम कविता को पढ़ते जाते हैं वैसे इसका वर्णन भी मिलता जाता है और चित्र भी हमारे सामने बनता जाता है। भाषा इसकी बहुत ही सरल, सहज और सुंदर एवं प्रसंग के अनुसार है। ठीक है, तो आई होप आपको ये कविता समझ में आ गई होगी। अगर कोई शब्द ऐसा हो जो आपको नहीं समझ में आया हो, ठीक है, तो वो या फिर कोई अर्थ वो नहीं समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। आपका कोई सलाह हो, कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव है तो आप सदैव इस कमेंट बॉक्स में आमंत्रित हैं अपने कथन को कहने के लिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। तब तक सभी अभ्यर्थियों का हिंदी की हृदय की गहराई से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।